ये है बोलते पन्ने। मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं आज के अखबार। बताएंगे आपको 12 नवंबर की प्रमुख खबरों के बारे में। वो खबरें जो अखबारों ने प्रमुखता से ली या फिर वो खबरें जिन्हें अखबारों ने जानबूझकर छोड़ दिया। ऐसी ही खास खबर रही कल, जिसे अगर आपने फेसबुक या ट्विटर फॉलो किया तो आपको पता चला होगा। कंगना रनौत ने कल एक बार फिर से विवादित बयान दिया और बयान ये था, उन्होंने कहा कि हमें 1947 में जो आज़ादी मिली वो असल में हमें भीख में मिली थी और आज़ादी तो असल में 2014 में मिली है, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। तो 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी की सरकार के ज़रिए पद्मश्री पाने वाली कंगना रनौत का ये जो बयान आया, ये सब जगह छा गया और लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कैसे आप हमारे महापुरुषों के जो इतने जिन्होंने जान की बाजी लगा के हमें जो आज़ादी दिलाई है, उसे आप कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। फिलहाल ये जो सारी बातचीत हुई थी वो हुई थी टाइम्स समिट में, टाइम्स नाउ समिट में। टाइम्स नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया, बैनेट कॉलमन, ये जो ग्रुप है उसके जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी का अखबार है नवभारत टाइम्स, और इनका चैनल है टाइम्स नाउ, और हिंदी का भी आ गया नवभारत हिंदी करके शायद। तो ये चार जो इनके ब्रांड्स हैं, इसकी एक समिट थी। उस समिट के दौरान मौजूद कंगना रनौत ने ये बयान दिया। लेकिन ख़ास बात ये है कि आज जब इस खबर को हिंदी के ऑलमोस्ट और अंग्रेज़ी के भी अखबारों ने लगाया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही इस खबर को छोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज जो कवरेज की है अपने यहाँ की समिट की, इन हाउस समिट की, उसमें कंगना रनौत का ना तो फोटो लगाया है, ना ही उस बयान को छोटा या बड़ा लगाया है। जबकि अमर उजाला ने इसको पेज 1 पे लिया, दैनिक भास्कर ने पेज 1 पे लिया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो द हिंदू, और द हिंदू में नहीं है, अंदर के पेज पे है, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी शायद इसे पेज 1 पे लिया है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ अखबारों की। और जिस अखबार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कंगना रनौत ये बात कह रही हैं और उन पे या तो सवाल करते, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता, वो सब नहीं हुआ और अंत में वो खबर को भी साइडलाइन कर दिया गया। तो ये हुआ। एक बस ये हुआ कि नवभारत टाइम्स जो इनका हिंदी का अखबार है, इन्होंने ज़रूर आज अपने अखबार में 2 कॉलम एक छोटी खबर लगाई है कंगना रनौत की। इसके अलावा अब बात कर लें कि मीडिया हाउस इस तरह की समिट आखिर कराते क्यों हैं। असल में इस तरह की समिट एक तरह का इंगेजमेंट, विज्ञापन के ज़रिए विज्ञापनदाताओं से जो एडवर्टीज़मेंट देते हैं उनसे एक कनेक्शन बनाने का तरीका होता है कि वो स्पॉन्सर करेंगे। जब आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में इतने सारे मंत्री और तमाम लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, तो एक बज़ बनाने की एक कोशिश होती है ताकि आपकी चर्चा हो। और एक्चुअली आप चर्चा बटोर भी लेते हैं, लेकिन बाद में उससे उन चीज़ों को ना छाप के बच निकलने की भी कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक समिट आज वाराणसी में है, जिसे दैनिक जागरण करा रहा है, और इसे इन्होंने, दैनिक जागरण ने नाम दिया है, दैनिक जागरण ने आज इसे नाम दिया है संस्कृति संसद। तो संस्कृति संसद में आज अमित शाह मौजूद रहेंगे, तो देखने की बात होगी जो कल के अखबारों में आपको बताया जाएगा कि अमित शाह ने क्या कहा। और ये अखबारों का जो एक स्टैंड है कि जैसे हम दैनिक जागरण ने ही आज लिखा है कि भारत की सांस्कृतिक एकता की नींव को आघात पहुंचाने के लिए बीते दशकों में सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ जो दुष्प्रचार हुआ है, तो हिंदू धर्म के खिलाफ जो दुष्प्रचार हुआ है, ये एक अखबार कह रहा है, जिसे एक्चुअली ऑब्जेक्टिव तरीके से चीज़ों को उदाहरण के साथ, तथ्यों के साथ रखना चाहिए। ये तो एक राजनीतिक दावा है कि हम कि किसी भी धर्म के साथ या जो बहुसंख्यक धर्म है उसके साथ उसका गलत प्रचार हुआ है। तो इस तरह से पता चलता है, इस भाषा से पता चलता है कि अखबार किस तरह के अखबार क्या मीडिया हाउसेस किस तरह के स्टैंड ले रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर पर जो आज दैनिक भास्कर में है, दैनिक जागरण में है कि राजस्थान के जयपुर में एक अनाथाश्रम है जिसमें 8 बच्चों का यौन शोषण हुआ है। और यौन शोषण का ये मामला सामने आने के बाद पता चला कि 18-19 साल के 2 लड़के वहाँ रह रहे थे जिन्होंने ये यौन शोषण किया। तो एक बड़ी घटना
ये है जिसे पेज 1 पर इन्होंने दैनिक जागरण ने लिया है। हालांकि और किसी अखबार में ये खबर नहीं दिखती है, हो सकता है फॉलोअप कुछ अखबार करें, ये कल की बात होगी। अच्छा, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट को लेकर, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक किताब लिखी और इस किताब के ज़रिए उन्होंने फैसले को, जो 1500 पेज का फैसला है, इसे समझाने की और कोशिश की है। इनका ये कहना है, सलमान खुर्शीद का। इस दौरान इस किताब में उन्होंने एक लाइन लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू सनातन धर्म जो था वो तो बहुत ही लिबरल विचारधारा है, लेकिन इसी का जो राजनीतिक संस्करण है जिसे हिंदुत्व कहा गया है, वो ठीक उसी तरह की विचारधारा है जैसे इस्लाम तो उदार धर्म है, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल संस्करण है वो या तो ISIS है या बोको हराम है। तो उनकी इस बात पे एक कंट्रोवर्सी हो गई है और आज लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को लगाया है। दैनिक जागरण ने, जो प्रो गवर्नमेंट और प्रो हिंदू अखबार कहा जाता है, इसने आज अपनी विचारधारा के हिसाब से इस खबर को पेज 1 की लीड बनाया है। अब आ जाते हैं द हिंदू पे। द हिंदू ने आज एक खबर लगाई है कि क्लाइमेट फाइनेंस, भारत सरकार ने कहा है कि उसे $1 ट्रिलियन के क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है ताकि वो जो है ताकि वो अपने पर्यावरण से जुड़े टारगेट को पूरा कर सके। इसके अलावा एक और अहम खबर ये है कि इसे इन्होंने लीड लगाया। आज ज़्यादातर अखबारों की जो खबरें हैं और ज़्यादातर अखबारों ने जो लीड लगाई है पेज 1 की, वो लगभग अलग अलग है। जैसे द हिंदू की मैंने आपको लीड बताई, इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर भारत सरकार ने अब जो दूसरे लोगों से भारत सरकार ने जो एक सहायता मांगी है उसको लीड लगाया है। और इसके अलावा एक लीड लगाई जो दैनिक जागरण का मैं आपको बता चुकी हूँ। दैनिक भास्कर का लीड है तमिलनाडु में आज किस तरह से प्रदूषण और बढ़ेगा, हरियाणा में क्रेशर भट्टे बंद कराने के निर्देश, ये है। और प्रदूषण को लेकर ही हिंदुस्तान ने भी आज लीड लगाई है। हिंदुस्तान की लीड है, दिल्ली में धुंध दम घोट रही। तो दिल्ली में दोबारा से जो है वो हवा विषैली हो गई है। हवा गंभीर स्तर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI पाया गया है। तो दिवाली थी 4 तारीख को और कल थी 11 तारीख, और इतने लंबे समय में 7 दिन के बाद भी एक हफ्ता गुजर गया है, एक हफ्ते के बाद भी स्थितियाँ ठीक नहीं हो पा रही। एक तस्वीर ज़रूर आपको दिखाने लायक है जो मैं आपको दिखाती हूँ। आज लगभग हर अखबार ने ये तस्वीर लगाई है। इस तस्वीर को मैं आपको लाज करके दिखाना चाहूँगी। ये एक महिला पुलिसकर्मी है जिनके कंधे पे एक बेहोश युवक है, और ये और इस तस्वीर को आज सबने लिया है। तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है और करीब 15 मौतें हुई हैं अब तक वहाँ पे, और इस खबर को और कई अखबारों ने पेज 1 पर लिया है, कुछ अखबारों ने इसे पेज 1 की लीड बनाया है। ये तस्वीर आपको 3 अखबारों में दिखेगी। मैंने दिखाया आपको दैनिक भास्कर, इसके अलावा अमर उजाला और नवभारत टाइम्स ने भी इस तस्वीर को लिया है। इनका नाम है पुलिस अफसर हैं ये राजेश्वरी, और इन्होंने एक इलाके में एक व्यक्ति जो बेहोश पड़ा हुआ था, बरसात के बाद जो भी स्थितियाँ रही होंगी, उस व्यक्ति को तुरंत उन्होंने कंधे पे उठाया और उसके बाद वहाँ मौजूद एक ऑटो को रोककर इसे अस्पताल पहुँचाया, जिससे इसकी जान बच गई। खास बात यह है कि मौके पर बहुत से आदमी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस पे आगे कदम उठाने की कोशिश नहीं की। तो ये एक खबर जो है सब अखबारों ने सोशल मीडिया के ज़रिए ली है, और इस खबर को आज ऑलमोस्ट सबने इस तस्वीर को आज जो है अपने यहाँ प्राथमिकता दी है। एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि बिहार सरकार ने
एक और इम्पॉर्टेंट खबर है कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने वैध खनन की मंजूरी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरी तरह से खनन पर जब हम बैन लगा देते हैं तो वहाँ से एक नेक्सस शुरू होता है और अवैध खनन बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो जाता है, माफिया पैदा हो जाते हैं। तो अवैध कुछ हद तक लिमिट के साथ वैध खनन होना चाहिए। और इस टिप्पणी के साथ उन्होंने एनजीटी के जो प्रोविज़न थे उनमें थोड़ा सा संशोधन किया और ये मंजूरी दी है। तो ये एक कह सकते हैं कि डिबेटेबल एक फैसला है। कुछ लोग मानेंगे कि खनन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट खबर आज जो है मिलेगी आपको, अडानी को लेकर। आज भास्कर में एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि अडानी ग्रुप के पास है अब जयपुर एयरपोर्ट की व्यवस्था। और जयपुर एयरपोर्ट जो अपनी तरह की कैटेगरी में दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट हुआ करता था, अब ये 94 स्थान पर पहुंच गया है, 94th प्लेस पे पहुंच गया है ये। और 3 महीने में जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग में 43 अंक की गिरावट आई है। और तमाम कैटेगरीज दे रखी हैं, पार्किंग सुविधा, आईडी जांच में लगने वाला समय, रास्तों में सुगमता आदि, और इन वजहों से इसमें गिरावट आई है। ये एक इसके अलावा कल कासगंज में हुई, परसों कासगंज में एक घटना हुई। कासगंज में एक करीब 22 साल के मुस्लिम युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। और इस मौत के मामले में भी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा हुआ। वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने ये बोला कि कि असल में जो इंडियन टॉयलेट वहाँ पे मौजूद था, शौचालय जहाँ था, वो युवक, उस लड़के ने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसके थोड़ी देर के बाद वो लौट के नहीं आया और बाद में जब हमने देखा तो उसने टॉयलेट में फांसी लगा ली थी। और फांसी किससे लगाई थी कि टॉयलेट में जो टंकी होती है, जो 1 या 2 फीट की दूरी ऊंचाई पे लगी होती है, उस टंकी में अपना जैकेट, जो हुड वाला जैकेट होता है, उसमें जो एक जिसे नाड़ा कहते हैं, उस नाड़े को निकाल के अपने आप को फांसी लगा के वो व्यक्ति मर गया। मसला था कि उस जगह से एक लड़की भाग गई थी, घर से चली गई थी अपने दोस्त के साथ, जिसे आमतौर पे भागना जैसे शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की के मामले में उस लड़के को, उस मुस्लिम युवक को पकड़ा गया और पकड़ के बिठाया गया रात भर, और अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के मामले में परसों कल जो खबर छपी थी उसमें ये था कि पिता ने पहले आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में मेरे बेटी की हत्या कर दी गई। बाद में पिता मुकर गया कि मेरे बेटे ने खुद हत्या कर ली या वो डिप्रेशन में आ गया। अब कल उस पिता ने कहा है कि मुझसे जब मैं अनपढ़ हूँ और मुझसे जबरन अंगूठा लगवाया गया, इस बात पर मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो ये एक और फॉलोअप है जो आपको बहुत ही कम अखबारों में मिलेगा। इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस ने इसे दिया है और ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाते हैं। पूर्ण प्रतिबंध से बढ़ता है अवैध खनन, राजकोष को भी नुकसान, सुप्रीम कोर्ट। आज ये अमर उजाला ने इसको लीड लगाया है, ये खबर अभी मैं हाल में आपको बता रही थी। और भारत ने बयान दिया है कि चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। अरुणाचल की सीमा पर चीन के कब्जे और बस्तियां बसाने से जुड़ी अमेरिकी रक्षा विभाग की खबर को गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है और इस पर बयान देते हुए कहा है कि हमने ना तो चीन के अवैध कब्जे को और ना ही उसके अनुचित दावे को स्वीकार किया है। तो पहले पेंटागन जो अमेरिका का विभाग है, उसने कहा था, अमेरिकी रक्षा विभाग ने ये कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है। और भारत ने इसे कह दिया था कि ये बहुत पुरानी खबर है और भारत, चीन का ये गांव चीन की सीमा में है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अब दूसरी बार सरकार ने बयान बदला है और कहा है कि चीन का अवैध कब्जा हमें स्वीकार नहीं। तो भारत सरकार के स्टैंड पे ही सवाल उठता है कि आखिर वो असल में क्या कहना चाहते हैं। उनका एक स्टैंड नहीं है। कभी वो कहते हैं कि चीन का कब्जा हुआ है, कभी वो कहते हैं चीन ने कब्जा नहीं किया है। अब इन घटनाओं पे असल में अखबार को करना तो ये चाहिए कि एक
एक्सप्लेन करते हुए और एक आलोचनात्मक खबर लिखें जिसमें भारत के जो बयान हैं अब तक के उनको बताया जाए। लेकिन क्योंकि ये इस तरह के मामले कह दिए जाते हैं कि सुरक्षा से जुड़े हैं और हम अपनी ही सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, इसलिए इन मसलों को बस सरकारी बयान के हिसाब से छापा जाता है और छोड़ दिया जाता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको बता दें। हाँ, त्रिपुरा में अभी हाल में मुस्लिम घरों में बहुत से हमले हुए, मुस्लिम परिवारों के ऊपर वहाँ के बहुसंख्यक हिंदू ने हमले किए, एक तरह के दंगे की स्थितियाँ बन गई, जिसको लेकर ट्विटर पे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, वकीलों, पत्रकारों ने, जो ऑलमोस्ट स्थानीय लोग थे, उसके अलावा दिल्ली के भी लोग थे, उन्होंने सरकार की आलोचना की, त्रिपुरा सरकार की। बिप्लब देब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा से हैं, और इस मामले में यूएपीए लगा दिया गया बहुत सारे लोगों के खिलाफ। इस मामले में जो पीड़ित पक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव है। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। इस खबर को जैसा कि इस खबर की इम्पोर्टेंस समझते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने इसे पेज 1 पे लिया है। और एक और कल एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई, जो कफील जो डॉक्टर कफील का जो मामला है, योगी सरकार में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई थी। उस मामले में इनको कई लंबे समय तक अदालत में भी, जेल में भी रहना पड़ा था और ये निलंबित चल रहे थे। अब इन्हें सरकार ने अचानक बर्खास्त कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मूव है सरकार की तरफ से भी। और ख़बर जो है, क्योंकि कफील के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेंस इनका आरोप है कि इनके साथ हुआ है, और इस मामले में लंबे समय के बाद इन्हें बेल मिली थी। तो कफील ने अब कहा है कि इस मामले के खिलाफ, इस सरकार के इस कदम के खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे। तो ये प्रमुख खबरें हैं आज की जो मैंने आपको बताई। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, तबालू जो है वो एक देश है जो दक्षिणी प्रशांत इलाके में दुनिया पड़ता है, और ये 11,000 आबादी वाला एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और एक द्वीप पे बसा हुआ है, और इसकी समुद्र तट से ऊंचाई सिर्फ 17 या 11 फीट रह गई है। तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ही ये डूब जाएगा। इस देश ने अपनी स्थिति समझाने के लिए, इसके जो विदेश मंत्री थे उन्होंने समुद्र के पानी में वो खड़े हुए और उन्होंने एक संबोधन रिकॉर्ड किया। उसे COP26 जो जलवायु सम्मेलन इस समय हो रहा है ग्लासगो में, उसमें वो संबोधन चलाया गया और उन्होंने मांग की। उन्होंने बताया कि देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम किस स्थिति में हैं, हम तो डूबने वाले हैं कुछ साल में। और उन्होंने ये अपील की कि कुछ साल में जब हमारा देश डूब जाएगा, हम रीलोकेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे देश का दर्जा ना ख़त्म कर दिया जाए, हम देश के रूप में एग्जिस्ट करते रहें और हम रीलोकेट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। हम जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी हमारे सामने नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से देश, बहुत से शहर आने वाले समय में डूबने वाले हैं। तो इस खबर को आज हिंदुस्तान ने लगाया है पेज 1 पर, तस्वीर लगाई है और हेडिंग लगाई है, तमिलनाडु से तबालू तक धरती दे रही चेतावनी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बोलते पन्ने पर, और आपका दिन शुभ रहे। हैव अ गुड डे।